हेलो फ्रेंड्स, 2ITN सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का एक नया सेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जितनी बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको दे दी थी। ठीक है, उसके एडवांस लेवल पे हम लोग फिर नए सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट हमने कितने बनाते हैं? भारत में इस समय 25 हाई कोर्ट है, 25th हाई कोर्ट है। अगर हम लोग तेलंगाना वाले को छोड़ देंगे, अगर हम लोग जो नया हाई कोर्ट बनाया तेलंगाना, उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो स्थायी रूप से शुरू हुआ है, तो 24 है। अगर हम लोग उसको काउंट कर लेंगे तो इस समय भारत में 25 हाई कोर्ट है। सबसे जो 25th बना है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही 2019 में बने हैं। और सबसे पुराना है हमारा मद्रास, जो 1862 बना था। मद्रास का 1862 में, जिसने बॉन्स पीकॉक पहला न्यायाधीश था। ठीक है, और वैसे सुप्रीम कोर्ट हमारा आर्टिकल 124, हाई कोर्ट आर्टिकल 214। ठीक है, और ये कहां लिखा है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो 215। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अस्थायी रूप से उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 220 में। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 में लिखा है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 124 के सेक्शन 7 में उसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 130 में राष्ट्रपति इनका ट्रांसफर कर सकेगा। आर्टिकल 126 में अस्थायी मुख्य न्यायाधीश, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय संविधान के भाग 6 में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय संविधान के पार्ट 8 में आते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका है 233 से 237। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है भाई? राज्यपाल। इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। अब लोग बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है अधीनस्थ न्यायालय। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय संविधान के भाग 6 में आते हैं। याद रखना भाई, अधीनस्थ न्यायालय संविधान के भाग 6 में आते हैं। अब देखो पंचायती राज क्या है? पंचायती राज जो ग्राम पंचायत होती हैं, जो अपने राजस्थान साइड में वो पंचायत लोग होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सरपंच, है ना, उनका जो चुनाव होता है वो पंचायती राज के अंतर्गत आता है। इसमें कॉन्सेप्ट बनता है कि भाई संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 40। अगर स्टेट में पूछा जाए तो आर्टिकल 243। ठीक है भाई, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243। इन दोनों के तहत हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, किसने की? तो याद रखना 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू, 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने, ये जरूर याद रखना, स्थानीय स्वशासन अधिनियम 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन अधिनियम पास करके पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर से की। इसके बाद यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश में और वैसे ही क्रम रूप से भारत के विभिन्न भागों में लागू हुई। तो पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 और आर्टिकल 243, 2 आर्टिकल हैं। अगर इसमें एक स्पेशली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीपीएसपी के मतलब नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के किस आर्टिकल के तहत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं? तो भाई आर्टिकल 40।
अगर हम लोग स्टेट की बात करोगे तो 243। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई देती है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई देती है, तो आर्टिकल 40। याद रखना, महात्मा गांधी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 40, तो स्थानीय स्वशासन अधिनियम के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से पंचायती राज का शुभारंभ किया। यह पहला स्टेट था। दूसरा स्टेट बना आंध्र प्रदेश, दूसरा स्टेट बना आंध्र प्रदेश, और इसके बाद क्रम रूप से सारे भारत में, भारत के विभिन्न राज्यों में यह व्यवस्था लागू हुई। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि इसके लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई, किसने कौन कौन सी सिफारिशें की, द्विकेंद्रीकरण किसने किया, त्रिस्तरीय किसने किया, ये सारे कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। ठीक है, सबसे पहली समिति आती है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति हमारी 1957 में आई थी। जो बलवंत राय मेहता समिति थी 1957 में आई थी, और इसने जो अपना रिजल्ट दिया था, कंक्लूजन ये दिया था कि इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। इसके बाद दूसरी आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने यह कंक्लूजन दिया था कि द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद आता है एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति, ये जो तीनों समितियां हैं, ये हमारी तीनों समितियां किससे जुड़ी हुई हैं, तो पंचायती राज से। ये तीनों ही समितियां पंचायती राज से जुड़ी हैं। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एमएल सिंघवी समिति। यार सबसे पहला 1957, ये 1970, 1970, ये 1986, 77 और 86। इसने त्रिस्तरीय और इसने द्विस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया था। तो इन तीनों समितियों के बाद आता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, यह भी पंचायती राज से ही संबंधित है। हुआ कब था ये? 1992 से 1993। ठीक है, अब देखो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1992 को यह संशोधन हुआ। याद रखना 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 को पुनः जोड़ा गया। भाग 9 को पुनः जोड़ा गया। भाई इसको ध्यान देना, जो संविधान का भाग 9 है, संविधान का भाग 9 है, उसको पहली बार जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। संविधान का जो भाग 9 है वो कब जोड़ा गया था? पहली बार जोड़ा गया था 1951 को, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद संविधान के भाग 9 को दोबारा कब जोड़ा गया? जब 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसके पहले इसमें एक ही आर्टिकल था, 243 अनुच्छेद, एक ही अनुच्छेद था। इसके बाद इसमें 243 ए से 243 आई तक हो गए। ठीक है, 243 ए से 243 आई तक हो गए। इसमें ए बी सी डी से लेकर लगाकर आई तक है। इसमें सभी आर्टिकल में पंचायती राज के बारे में प्रावधान किए गए। 243 ए से 243 आई तक सभी सब सेक्शन में हम लोग पंचायती राज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसका हम लोग ए से आई तक सभी डिटेल आपके लिए भी जरूरी नहीं है,
क्योंकि आप सिर्फ वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे एसएससी की। ये ए से लगाकर आई तक हमारे यूपीएसआई में और पीसीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसकी जानकारी मैं आपको जरूर दे दूंगा जब हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, तो हम टॉपिक वाइज बिल्कुल डिटेल में आपके वीडियो देना शुरू कर देंगे, ठीक है। बस 2-3 दिन में हमारी पॉलिटी खत्म ही होने वाली है। तो 243 देखो, पहले 243 थे, जब दोबारा जोड़ा गया तो 243 ए से 243 आई तक हो गए। इसके बाद संविधान में शेड्यूल 11th शेड्यूल जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें कितने विषय भाई? 29 विषय। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। और ये संबंधित किससे भाई? पंचायती राज से। पंचायती राज, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज हमने आपको बताया था, हमारे संविधान में जो मूल संविधान था 1949 में, उसमें 8th टाइप की शेड्यूल थी, 8 प्रकार की अनुसूचियां थी। लेकिन जो 1935 का एक्ट था उसमें 10 सूचियां हुई। लेकिन जो हमारा वर्तमान में आज संविधान हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, उसमें 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां। अभी हम लोगों ने हमने आपको अनुसूचियां नहीं पढ़ाई हैं। अनुसूचियों 12 में अनुसूचियों में से देखो, पहली है कि भारत राज्यों का एक संघ है, दूसरी है पदाधिकारियों की शपथ, तीसरी है पदाधिकारियों का वेतन, चौथी है राज्यसभा का प्रावधान, और पांचवी है असम त्रिपुरा पांचवी है पूरे भारत के जो SC ST आते हैं, और छठी है जो हमारी जो असम त्रिपुरा मिजोरम और मेघालय का वर्णन किया गया है। अभी हाल ही में 2020 में अरुणाचल प्रदेश ने, ये करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2020 में अरुणाचल प्रदेश ने ये प्रस्ताव पारित किया था कि उसे छठी अनुसूची में जोड़ा जाए। 7वीं अनुसूची हमारी आ जाती है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। छठी अनुसूची जो हमारी आती है वो भाषाओं से रिलेटेड है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, आज हमारे वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं। इसमें से 2 भाषाएं ऐसी हैं जिनके लिए साहित्य पुरस्कार नहीं दिया जाता। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अंग्रेजी और राजस्थानी। अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए साहित्य पुरस्कार नहीं दिया जाता है। इसके बाद 21, 71 और 92, 21, 71 और 92 जो 3 संशोधन है वो हमारी भाषाओं से संबंधित है। 21, 71, 92 यूपीएसआई लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। 21, 71, 92 हमारी भाषाओं से संबंधित है। जो 21वां संविधान संशोधन था उसमें सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां जोड़ा गया था, 71वां जोड़ा गया था नेपाली, मैथिली और कोंकणी को। उसके बाद बोडो, डोंगरी और मणिपुरी और संथाली। 21, 71, 92 ये तीनों संशोधन आपके हो गए। 8वीं 9वीं अनुसूची हमारी भूमि अधिग्रहण से। भूमि अधिग्रहण मतलब जो सरकार हमसे अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमसे भूमि लेकर उसको पैसा दे देती है। जैसे बोलते हो ना कि उनकी खेती रेलवे में चली गई है ना, तो वो जो सिस्टम होता है वो भूमि अधिग्रहण नियम के आधार पर होता है, जो कि पहले संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। अगर इसकी हम लोग बात करें कि 9th शेड्यूल को पुनः से कब जोड़ा गया दोबारा, तो ये आपके सामने है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद 10th शेड्यूल आती है दल बदल। जो आप देखते हो ना कि ये सांसद साहब उठ के कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से सपा में, सपा से बसपा में। ऐसी जो प्रोसेस होती है तो ये दल बदल के अंतर्गत आते हैं। उसके अंतर्गत हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें बोला गया था कि 1/3 सदस्य अगर निकल के जा रहे हैं तो वो दल बदल नहीं होगा। लेकिन उसको भी अमेंड कर दिया गया 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। उसमें यह बोल दिया गया कि भाई 1/3 नहीं, 2/3 अगर आप निकल के जा रहे हो किसी पार्टी में तो वो दल बदल नहीं होगा। 1/3 से डाटा 2/3 कर दिया गया, ठीक है। 1/3 से डाटा 2/3 के, ये सारे फैक्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद 11th शेड्यूल हमारी आती है पंचायती राज से, और जो हमारी 12th शेड्यूल है वो हमारी आएगी नगर निगम से, नगर पालिकाओं से। वो होगा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993। उसमें 18 विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। जो 3 सूचियां हमारी 7वीं सूची में थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें जो पंचायती राज है ये हमारी राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है 61, और समवर्ती सूची में है 52 विषय, 52 विषय, ठीक है। तो ये हमारी सारे शेड्यूल थे,
ठीक है, मैं अगर चाहूं तो 2 घंटे में आपको पूरी खड़ी होकर ऐसे ही पॉलिटी पढ़ा सकता हूं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। जो बच्चे वीक हैं, जो 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज आप कभी भी मेरी ऑफलाइन क्लास में आओगे तो आपको हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, 2-3 घंटे में पेपर के 2 दिन पहले हम सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग करंट करेंगे। करंट के क्वेश्चन हम लोग जब स्टार्ट करते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में, अभी तो फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस बंद है, देखो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो एक दिन में हम पूरे साल के करंट हम खत्म कर देते हैं। एक दिन में 1 से 1.5 हजार क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सारा प्रोसेस चलता है एग्जाम के 2 दिन 1 दिन पहले, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग चूंकि ऑनलाइन है, तो इस सेशन में हमको भाई जो बच्चा सबसे वीक है, जो बिल्कुल 0 है, उसको भी देखना पड़ता है। ये जूम करना पड़ता है कि जो हमको देख रहा है उसको कुछ नहीं आता है, तो उस आधार से हम लोग आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 29 विषय और ये पंचायती राज, तो ये हमारा 73वां संविधान संशोधन हो गया 1992, जो कि हमारे पंचायती राज संबंधित। पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को, ठीक है। तो हम लोगों ने भी 243 ए से 243 आई तक बताया था, 243 ए से 243 आई तक बताया था। भाई ये हमारा सेक्शन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अब देखो, बलवंत राय मेहता जो समिति थी, जो 1957 में बनी थी, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, एमएल सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। उससे पहले 1985 में एक जीवी के राव समिति भी बनी थी, जो भी इसी से संबंधित थी। लेकिन एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसको राजीव गांधी ने पंचायती राज के लिए बनाया था, तो वो एमएल सिंघवी समिति। एमएल सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति को उन्होंने नहीं बनाया था, एमएल सिंघवी समिति को राजीव गांधी ने 1986 में बनाया था, ठीक है। तो अब देखो 243 ए से आई तक हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्या है भाई, थोड़ा सेक्शन देख लो इसके। नहीं आप ये बोलोगे भैया आपने तो बता दिया, लेकिन इतना बता दिया 243 ए से आई तक, लेकिन ये बताया नहीं कि ए बी सी डी, थोड़ा नॉलेज हो जाता तो ठीक है। 243 ए जो हमारा है, इसमें यह प्रावधान है कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। हाँ एक बात और भाई, जो बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति थी, तो बलवंत राय ने त्रिस्तरीय दी थी, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय दी थी, तो मानी कौन सी गई थी? तो बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय मानी गई थी, जो आज हमारे यहां लागू है। अरे अपने गांव से देख लो, गांव में एक प्रधान होता है तो वो 1 स्तर हो गया, उसके बाद ब्लॉक होता है, ब्लॉक प्रमुख वो 2 स्तर हो जाता है, उसके बाद जो जिला पंचायत होता है तो वो त्रिस्तरीय, दोनों त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हो जाती है। याद रखना, जो अशोक मेहता समिति थी उन्होंने ब्लॉक स्तर को हटा दिया था। अशोक राय मेहता समिति ने कहा था कि एक गांव में एक ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत सीधे जिला पंचायत को रिपोर्ट करेगा, ठीक है, ब्लॉक को नहीं करेगा। तो लेकिन वो अशोक मेहता समिति को माना नहीं गया था। बलवंत राय मेहता समिति आज हम लोगों के यहाँ लागू है। जो हमारे गांव के इलाके हैं उसमें एक प्रधान होता है, प्रधान के ऊपर ब्लॉक प्रमुख होता है, ब्लॉक प्रमुख के ऊपर जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम, ब्लॉक और जिला आता है। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था उसमें क्या क्या है? सबसे पहला है ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला। इसके बाद 243 का जो बी है, जो 243 का बी है, 243 का बी ये बताता है कि इसके जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा हुई थी और 243 में इसी को लागू किया गया है। ये जो है ना, ये इसी को त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम, ब्लॉक, जिला को लागू किया गया है। फिर इसके बाद 243 का सी, 243 का सी, 243 का सी, 243 का जो सी है वो ये बोलता है कि जो ग्राम है, ग्राम पंचायत को हम लोग प्रथम वर्ग में एज्यूम करेंगे। प्रथम प्रायोरिटी हम लोग ग्राम पंचायत को, द्वितीय हम लोग ब्लॉक को और तृतीय हम लोग जिला पंचायत को देंगे। अब देखो, जो ग्राम को देंगे तो ग्राम में हमारा प्रमुख कौन होगा? प्रधान। जो प्रथम वर्ग हमारा ग्राम होगा, ग्राम का प्रमुख कौन होगा? प्रधान। द्वितीय वर्ग हमारा ब्लॉक आएगा, ब्लॉक में हेड कौन होगा? तो प्रमुख, बोलते ना ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, ठीक है। फिर तृतीय स्तर में जो जिला होगा, मतलब पंचायत, जिला की पंचायत होगी, जिला पंचायत, तो इसका हेड कौन होगा? तो जिला पंचायत अध्यक्ष। ये नॉर्मली आप सभी लोग सुनते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। ये सुना जाता है कि जो ग्राम होगा
लेकिन हाँ ये यार वहां राजस्थान साइड में ये भी शायद नहीं है ना लागू, वहां पे सरपंच होते हैं प्रधान की जगह। हम लोगों के यहाँ उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत में हम लोग ग्राम को प्रधान बोलते हैं, लेकिन राजस्थान साइड में इसको सरपंच बोला जाता है ना। तो ग्राम में क्या प्रधान होता है, और ब्लॉक में क्या होता है प्रमुख होता है, और जिले में क्या होता है अध्यक्ष होता है, बोलते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। और उसके नीचे आते हैं जिले पंचायत, फिर जिले को हम लोग और बांट देते हैं, अध्यक्ष के नीचे ही सदस्य आ जाते हैं, सदस्य आ जाते हैं, फिर वो जिले बाय जिले से एक सदस्य निकलता है, ठीक है। तो सी में ये लिखा है कि जो प्रथम स्तर ग्राम होगा उसमें प्रधान होगा, द्वितीय स्तर ब्लॉक होगा उसमें प्रमुख होगा, तृतीय स्तर जिला होगा उसमें अध्यक्ष होगा। जिले को भी हम लोग जब कई बार में डिवाइड करेंगे जिला पंचायत को, तो उसमें सदस्य निकलना शुरू हो जाएंगे, वही सदस्य मिलकर हमारे एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके बाद हमारा आता है 243 डी, ए बी सी डी, ठीक है। 243 का डी, डी में 243 का जो डी है सेक्शन, उसमें भाई ये बोला गया है कि जो चुनाव होगा, चुनाव में महिलाओं का आरक्षण होगा भाई, महिलाओं का रिजर्वेशन, महिलाओं का रिजर्वेशन मतलब आरक्षण अनिवार्य है, ठीक है। जो फीमेल रिजर्वेशन है वो अनिवार्य है, और ये अनिवार्य करेगा कौन, राज्य विधान मंडल। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कम से कम कितना होगा, कम से कम 1/3, कम से कम 1/3 महिलाओं का आरक्षण जरूरी है। और ये तो मैंडेटरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1/3 होगा, लेकिन अगर एक्सटेंड करना चाहे, कोई इसको बढ़ाना चाहे कि भाई मैं 1/3 नहीं, हम सीधे 50-50 करेंगे, और किया भी है, बिहार में राजस्थान में 50-50 है, चल रहा है, ठीक है। तो कम से कम 1/3 होना जरूरी है, कम से कम 1/3 होना जरूरी है। अगर कोई बढ़ाना चाहे तो कौन, विधानमंडल, विधानमंडल बढ़ा भी सकता है, ठीक है, विधानमंडल बढ़ा भी सकता है, ठीक। इसमें 243 का ये एक हो गया। इसमें 2 में क्या लिखा है, 2 में ये लिखा है कि ये तो महिलाएं हो गई, महिलाओं से मतलब है कि महिलाएं सिर्फ, और इसमें बोल दिया गया कि एससी और एसटी, एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण होगा, एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण होगा, एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण होगा। और इसमें भी जो एससी और एसटी की महिलाएं होगी उनका भी रिजर्वेशन 1/3 जरूरी है, जरूरी है महिलाओं के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो चुनाव में महिलाओं को आरक्षण है, इस जो चुनाव में महिलाओं को आरक्षण वो 1/3 होगा, लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि 1/3 जनरल को होगा, ईडब्ल्यूएस को होगा, एससी को होगा, एसटी को होगा, वो सबके लिए है। जो ये वाला आरक्षण 1/3 वो महिलाएं होनी चाहिए। और ये जो सेक्शन 2 में आता है कि ये वाला जो है ये सिर्फ एससी और एसटी के लिए आरक्षण है, एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। लेकिन ये जो आरक्षण और देगा कौन भाई, ये भी हमारा विधानमंडल ही करता है, विधानमंडल। चूंकि हम लोग अब पहले ही आपको बताया कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची का विषय क्या है, पंचायती राज। जो पंचायती राज हमारा है वो राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। राज्य सूची के पास सिर्फ 2 स्पेशल पावर हमने आपको बताई थी राज्यसभा में, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 के तहत किसी भी नियम को, राज्य के नियम को राज्य संसद के पास कानून बनाने के लिए भेज सकती है। हमने आपको बताया था राज्यसभा वाला, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो हमने बिल्कुल एक्सप्लेन उसको किया था कि आर्टिकल 249 ये बोलता है कि राज्य को ये पावर है कि वह किसी भी नियम को संसद के पास भेज सकती है और संसद उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 में स्पेशल पावर इनके पास क्या थी कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको राज्य चालू कर सकता है, राज्य स्टार्ट कर सकता है, राज्य के पास उनके स्पेशल पावर दी गई है। तो 2 पावर ऐसी हैं, 249 और 312, ठीक है।
तो चूंकि राज्य सूची का विषय है पंचायती राज और 243A से 243I तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें जो भी आरक्षण होगा वो विधानमंडल ही करेगा, संसद नहीं करेगा। भाई ये याद जरूर रखना, यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। अभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जब एग्जाम में आप बैठोगे तो जो ऑप्शन आएंगे ना, संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति या विधानमंडल, तब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आता है। वहीं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पहला जो आरक्षण है, सबसे पहला है पंचायती राज में जो भी आरक्षण एक्सटेंड करना होगा। भाई कम नहीं कर सकते हो आप, 1/3 से तो कम इम्पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए। बढ़ा ही सकते हो, बढ़ा ही सकते हो। दोनों में बढ़ाएगा कौन? विधानमंडल। विधानमंडल ही बढ़ाएगा। मतलब अगर पंचायती राज में कुछ भी करना है तो कौन करेगा? विधानमंडल। बाकी बात खत्म। ठीक है, उसके बाद महिलाएं कितनी होनी चाहिए? 1/3। SC ST के लिए जो भी रिजर्वेशन है उसमें कितनी महिलाएं होनी चाहिए? 1/3। तो कुछ याद करने की यार जरूरत ही नहीं है ना, तो सीधे महिलाएं 1/3, चाहे वो SC हो चाहे ST हो चाहे जो भी हो, 1/3 महिलाएं होंगी। और अगर उनको बढ़ाया जाएगा तो कौन बढ़ाएगा? विधानमंडल। इसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई हम आपको समझा रहे हैं तो हो सकता है कि भाई 10 लड़के हैं वो 10 तरह से समझे, ठीक है, लेकिन आपको हम फाइनल एक कंक्लूजन ऐसा दे देते हैं कि आपको भाई हर बच्चे को समझ में आ जाएगा। अगर पंचायती राज व्यवस्था में कुछ भी एक्सटेंड करना होगा, कुछ भी एक्सटेंड करना होगा तो कौन करेगा? विधानमंडल। महिलाओं की अगर बात आएगी तो कितनी महिलाएं होंगी? कम से कम 1/3, कम से कम 1/3, और बढ़ाने का भी बताया विधानमंडल। बात खत्म। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 243I। 243I 243I में क्या लिखा है भाई कि वित्त आयोग। 243I में क्या है भाई? वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 243I में राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, और हमने ये तो राज्य वित्त आयोग 243I है। इसके पहले हम लोगों ने आपको केंद्र राज्य संबंध में एक फैक्ट बताया था वित्त आयोग का। वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंधी लेन देन, पैसे का लेन देन करना, है ना। वो करता कौन है? वित्त आयोग। वित्त आयोग को कौन स्टैब्लिश करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। सेम 243I राज्य वित्त आयोग को कौन स्टैब्लिश करता है? गवर्नर। कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, यह भी राज्य में वित्तीय लेन देन का हिसाब करता है। इसके बाद एक हमारा सेक्शन और ऐड हुआ है 243K। 243K में सिर्फ इतना लिखा है कि ये जो सारे चुनाव हैं, सारे चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाएंगे। सारे चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा भाई? नियुक्ति करेंगे हमारे राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे हमारे राज्यपाल। तो देखो भाई, सबसे पहले 243A में हमने क्या सीखा था कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 व्यवस्थाएं होंगी। 243B में हमने क्या सीखा था कि भाई इनका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, कैसे ये बनाए जाएंगे। फिर 243C में हमने सीखा था कि जो ग्राम का प्रमुख होगा वो प्रधान होगा, ब्लॉक का प्रमुख होगा वो प्रमुख हो, ब्लॉक में जो हेड होगा वो प्रमुख होगा, और जिले में जिला स्तर पर जो हेड होगा वो अध्यक्ष होगा। उसके बाद हम लोगों ने 243 का डी पढ़ा था। डी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण कम से कम कितना होगा? 1/3। अगर कोई बढ़ाना चाहे तो कौन बढ़ाएगा? तो राज्य विधानमंडल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य वित्त आयोग, जो हमारा गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, वो राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राज्य वित्तीय लेन देन का हिसाब करेगा। इसके बाद हम लोगों ने एक वित्त आयोग भी बताया था केंद्र राज्य संबंध में। जो सेंट्रल का वित्त आयोग होता है, जो सारे राज्यों को धन वगैरह देता है, तो वो आर्टिकल 280 आता है ना। एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। इसके बाद हम लोगों ने 243K में सारे चुनाव, सारे पंचायती राज के जो भी चुनाव होते हैं, जैसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि ग्राम प्रधान का चुनाव कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग।
कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ब्लॉक का चुनाव कौन कराता है? अब तो ब्लॉक के ओपन चुनाव हो गए हैं, तो ब्लॉक का चुनाव वैसे कराता कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। अगर आपसे पूछे जिला पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। अगर उसके बाद क्वेश्चन पूछा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एस्टेब्लिशमेंट हुआ 243A से 243I तक, लेकिन उसमें एक सेक्शन 243 के भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के बाद अब लोग आता है नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, ठीक है। नगर पालिकाओं का जो अमेंडमेंट है वो भाई 74 अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन 1993, 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, नगर पालिकाएं भाई, इसमें कौन सी किस भाग में है? तो ये 9 का संविधान के 9 का भाग में है, 9th A संविधान का भाग। ठीक है, कौन सी अनुसूची है? तो 12वीं अनुसूची। कितने विषय है भाई? 18 विषय। ठीक है, 18 विषय। 74वां संविधान संशोधन 1993। संविधान का कौन सा भाग है? 9 का। कौन सी अनुसूची है? 12वीं। कितने विषय हैं? 18। कितने विषय हैं? 18। इसमें 3 सेक्शन आते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम। ठीक है, ये इन तीनों का अलग अलग स्तर होता है। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना ग्राम पंचायत में, दोनों ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं एक ही है, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत में भाई क्या था हमारा? ग्राम, ब्लॉक और जिला। इसमें क्या है? नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम। ठीक है, तो नगर पालिकाओं, इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस संशोधन के द्वारा ऐड की गई भाई? 74। संविधान के किस पार्ट में है? 9th A, मतलब 9 का। कौन सी अनुसूची है भाई? 12वीं। और उसमें कितने विषय भाई? ये जरूर याद रखना, 18 विषय इसमें है और उसमें कितने हैं? 29 विषय। 29 विषय हैं ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में 29 विषय। ठीक है, 29 विषय ग्राम पंचायत में है और 18 विषय नगर पालिकाओं में है। 12वीं अनुसूची है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची मतलब ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत मतलब 29। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 12वीं अनुसूची मतलब नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं मतलब 18। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको कुछ भी पता नहीं है, कितने नए टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई कुछ नहीं पता। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स में भाई जिसका बेसिक अच्छा होता है, बेसिक एक्स मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो भाई वो कर लेता है, भले ही वो थोड़ा ट्रिक वाले से 20 सेकंड ज्यादा ले ले, बट वो जो आंसर निकालेगा वो एक्यूरेट सही होगा। उसमें कॉन्सेप्ट कितना भी सवाल चेंज कर दे, भाई ट्रिक का मतलब होता है कि सवाल थोड़ा घूम गया, तुम भी घूम गए, है ना, ट्रिक तुम्हारी गायब हो गई। लेकिन जो बेसिक है ना, बेसिक भाई, बेसिक कभी चेंज नहीं होता है। तो बस यही मान लो यार, ये बेसिक ही मान लो कि हर चीज की नॉलेज तुम्हारे पास है ना। वन लाइनर क्वेश्चन तुमने नहीं पढ़े हैं कि नगर पालिकाओं कितने होते हैं 18, उसके कितने होते हैं 19, उसके कितने होते हैं 18, 20, ऐसी ये वाली स्टडी आपने नहीं की है। आपने भाई नगर पालिकाएं लिखा है, इससे 4-5 फैक्ट आपने याद किए हैं, तो आपका क्वेश्चन 100 to 1% निकल आएगा, कोई शक नहीं है। ठीक है, और पॉलिटी भाई पूरी हिस्ट्री का एक निचोड़ है। पॉलिटी अगर आपकी तैयार है तो आप फाइट कर सकते हो। ठीक है, नगर पालिका 74, 9th A, 12th शेड्यूल और 18 विषय। कितने सेक्शन इसमें? 3, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं और नगर निगम, 3 इसमें भी है और 3 ग्राम में भी है। ठीक है, अब लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें भाई, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। सबसे पहला, संविधान संशोधन का मतलब होता है कि संविधान को में कुछ ऐड करना, संशोधन करना, संशोधित करना, मतलब उसमें कुछ नया ट्विस्ट लाना। ठीक है,
तो अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं भाई? तो 104 संशोधन अब तक हो चुके हैं। जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था जनवरी 2020 में, ठीक है, आप सबको पता होगा, किसी को नहीं पता हो तो भाई सुन लो कि जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 104, वो हुआ है जो लोकसभा में जो हमारे 2 एंग्लो इंडियन होते थे, जो इनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ठीक है, जो अब लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन है उसका प्रावधान खत्म हो चुका है 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 के द्वारा। ठीक है, तो इस समय 104 संशोधन हो चुके हैं। 104 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, संशोधन जो प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से ली है भाई? दक्षिण अफ्रीका। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। ठीक है, 3 राजधानियां। अब मेरा क्वेश्चन ये है, भारत में ऐसा कौन सा स्टेट बन गया है जिसकी 3 राजधानियां हैं? भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास 3 कैपिटल्स हैं, 3 राजधानियां हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन कहां से लिया गया भाई? दक्षिण। अच्छा, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से तो लिया गया है, लेकिन इसमें संशोधन हम लोग कितने प्रकार से करते हैं, कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो भाई आप ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आता है साधारण बहुमत, इसमें आता है विशेष बहुमत, इसमें आता है विशेष बहुमत विधान मंडल सहित, विधानसभा सहित। ठीक है, तो 3 प्रकार से संशोधन आपके सामने है। सबसे पहला है, एक संशोधन होगा साधारण बहुमत के द्वारा, एक संशोधन होगा विशेष बहुमत के द्वारा, एक संसद होगा विशेष बहुमत प्लस विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, अब तीनों में अंतर क्या है? सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको यह बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको, संविधान संशोधन तो है लेकिन उसको हम लोग आर्टिकल 368 के तहत नहीं काउंट करते हैं। 3 टाइप है। 3 टाइप में ऐसा कौन सा टाइप है जो संशोधन तो कर देता है संविधान में तो संशोधन कर देगा, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग 368 के तहत नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, याद रखना, साधारण बहुमत ये 368 के तहत काउंट नहीं होता है। मतलब काउंट नहीं होने का मतलब है कि जब ये साधारण बहुमत का संशोधन होता है तो वो संविधान में ऐड नहीं किया जा सकता है, ऐड नहीं होता है। ठीक है, इसके 368 के तहत ऐड नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये वीवीआईपी। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है कि संसद के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उसका 50% अगर पास कर देते हैं, 50% अगर पास कर देते हैं, अनुमोदित कर देते हैं, तो वो अमेंडमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी भी राज्य की सीओ में परिवर्तन करना, किसी भी नए राज्य को बनाना। अच्छा, आप लोग ही बताओ, अभी तेलंगाना बना है आंध्र प्रदेश के कट के। 2009 में उत्तर प्रदेश को 3 पार्ट में काट दिया गया था। ठीक है, मतलब सॉरी, उत्तर प्रदेश को निकाला गया था, उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही 3 राज्यों को और भी निकाला था, उत्तर प्रदेश को काउंट करके। ठीक है, उत्तर प्रदेश और 2 राज्य और 3 राज्यों को मिलाकर अलग राज्य बनाए गए थे। तो क्या उनके लिए संविधान संशोधन हुआ था? क्या किस संविधान के किसी भी पार्ट में लिखा है कि आंध्र प्रदेश को काटकर या इनको काटकर तेलंगाना बनाया गया है, तो इस संशोधन में उसका नाम लिया गया है? क्या लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। मतलब ये होता है कि जो साधारण बहुमत होता है, साधारण बहुमत वो कभी भी हमारे 368 में ऐड नहीं होता है। ठीक है, या यूं मान लो कि वो 368 के तहत काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, संशोधन हो जाता है, बात खत्म। ठीक है, कर्ता कौन है भाई? पार्लियामेंट। हमने आपको बताया था आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 और 3 में ये लिखा है कि किसी भी राज्य क्षेत्र की अगर सीमा में कोई परिवर्तन होता है या नया राज्य बनाया जाता है, तो वो बनाता कौन है? संसद। अब ये पूछेगा कि संसद किस बहुमत से बनाती है? साधारण बहुमत से। क्या वो 368 में काउंट होता है? बिल्कुल नहीं काउंट होता है। ठीक है, उसके लिए कितना % अनुमोदन चाहिए? 50%। किसका? संसद के सदस्यों का। ठीक है, इसके बाद आता है विशेष बहुमत।
विशेष बहुमत में यार क्या होता है, 2/3 से पास कराया जाता है, 2/3 से पास कराया जाता है। अब यहां देखो दिक्कत क्या आती है, 2/3 सदस्य कौन काउंट होंगे। आपने बुक्स में भी पढ़ लिया कि संसद के 2/3 सदस्यों से पास कराकर पास कर दिया जाता है, लेकिन वो 2/3 कौन सदस्य होंगे, क्या आपको ये पता है भाई? ये कुल सदस्य होंगे या उपस्थित सदस्य होंगे या ऐसे सदस्य होंगे जो मनोनीत या निर्वाचित के, कौन से होंगे भाई? सदस्य तो बहुत टाइप के होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो कौन से सदस्य होंगे? तो भाई देखो हम आपको बता रहे हैं, जिस दिन ये विशेष बहुमत होगा उस समय ये वर्ड आप याद रखना, उपस्थित सदस्यों का। कुछ भी पढ़ो आप बहुत अच्छे से पढ़ो और बहुत ध्यान देके पढ़ो, क्योंकि आज के जो एग्जाम का जो ट्रेंड है वो एक में घूम जाता है स्टूडेंट, ठीक है, और उसी में एक क्वेश्चन में ही कम से कम हजारों बच्चे निकल जाते हैं, ठीक है। देखो जो विशेष बहुमत होता है वो उपस्थित सदस्यों का 2/3 होता है, ठीक, कुल सदस्यों का नहीं होता है। दो ऑप्शन दे देता है, कुल सदस्यों का 2/3 और उपस्थित सदस्यों का 2/3। तो भाई कोई 2/3 देखा, मारा आंख बंद कर गया, चलो भैया सही हो गया, हमारा काम खत्म। नहीं भाई, उपस्थित सदस्यों का 2/3। जब आंसर की आती है तो बोलते हैं ये सवाल ही गलत है, ठीक है, एग्जामिनर ने गलत किया। ऐसा नहीं भाई, कुल सदस्यों का 2/3 नहीं है, उपस्थित सदस्यों का 2/3 है, ठीक है। उस समय जो उस दिन उपस्थित होंगे उतने सदस्यों का 2/3। इस समय क्या होता है यार, विशेष बहुमत प्लस विधानसभा के सदस्य, इसमें होता है 2/3 कुल बहुमत का, कुल सदस्यों का 2/3 प्लस विधानसभा के सदस्यों का, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों का, विधानसभा के सभी तो विशेष बहुमत प्लस विधानसभा में क्या होगा, विशेष बहुमत में कुल सदस्यों के 2/3 से आप पास कराओगे, कुल सदस्यों के 2/3 से पास कराओगे, उसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे हम लोग आपको बता दें एग्जांपल, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो विशेष बहुमत प्लस विधानसभा के बहुमत के द्वारा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पौंडीचेरी के जो मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। 70वां संविधान संशोधन ये उनको हक देता है, ठीक है। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था, ठीक है। तो विशेष बहुमत प्लस विधानसभा का स्पेशल बहुमत जो होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है। यही इसमें क्या होता है, कुल सदस्यों का 2/3 पास कराकर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से भी पास कराना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये तीनों का आप लोग आई थिंक क्राइटेरिया समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे संशोधन को एक जगह कंपाइल करके पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई पढ़ाई जरूर करते रहिए। नवंबर दिसंबर में आपके 100% कंफर्म एग्जाम है।